कहीं ना कहीं माफियाओं ने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे गैंगों ने इस पे कब्जा कर लिया है, क्या कहेंगे इस पे? जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। प्रश्न का जवाब देने से पहले मैं अपने जनता जनार्दन का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं और श्रद्धा भी समर्पित कर रहा हूं, क्योंकि यही जनता जनार्दन है जो मेरे हौसले को बढ़ाती है। अपने कमेंट्स के द्वारा मेरा हौसला बढ़ाया जाता है, अपनी लाइक्स के द्वारा मेरा हौसला बढ़ाया जाता है, तब जाके इन खूनी दरिंदों से जो है हम लड़ पाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा। देखिए, प्रकाश टाकीज, प्रकाश सिनेमा लहौरावीर पे 2-2 बजे रात तक चहल पहल रहती थी। उसका कारण था प्रकाश टाकीज के ही प्रांगण में मतलब चाय पान की दुकान, मोती का कैंटीन और उसके बाद सरदार जी का वो नॉनवेज का कारोबार, उसके बाद 2-2 सैलूनें थीं। मतलब वहाँ प्रकाश होटल था वहाँ पे, तो वहाँ पे जाने से, और एक बुक स्टॉल बड़ा था जहाँ से हम भी जाते थे पत्रिका मैगजीन खरीदने। वो पूरा शमशान घाट बना दिया, सारा दुकान उकान गिरवा के कुल चौपट कर दिया। जवाहिरलाल जायसवाल 1 नंबर का जूता खोर असालाई है और 2 नंबर का जूता खोर इसका भाई हीरालाल जायसवाल है। ये सब बनारस को लूट लिए दारू से, गरीबों की बस्तियां उजाड़ दिए दारू से, दारू पिलाकर हत्याएं कर डाले जमीन के लिए। अरे जवाहिर जायसवाल, जो तुमको 37 महीना अंदर रखा राकेश नाइक, उसका तुम क्या किए हैं? अब कुछ नहीं मिला तो इन्होंने प्रकाश टाकीजे को खंडहर बनाने का सोच लिया। पैसा लबालब था दारू के से, सांसद भी है, तो ये जो है प्रकाश टाकीज को इन्होंने खरीद लिया। और खरीद तो लिया, और जानते हैं ये सिनेमा एक्ट 1952 का मामला नहीं है। प्रकाश टाकीज में भारतीय सिनेमा एक्ट 1952 स्थापित हुआ, तो इसका उद्देश्य जो था वो जनता की मनोरंजन के लिए सरकार ने बनवाया। सिनेमा हॉल खोले गए, तमाम जनता जाती थी। कोई अपनी बीवी नाराज है तो उसको एक सिनेमा दिखा दो भाई, वहाँ बगल में डोसा का दुकान है, पसंद बाहर के खिला दो भैया, लस्सी भी पिला दो। और आदमी का इंटरटेनमेंट का एक बहुत बड़ा साधन है सिनेमा, भारतीय सिनेमा, चलचित्र। और इन लोगों ने, जवाहर जायसवाल ने एक सिंडिकेट बनाया तमाम व्यापारियों से बड़े, जिनके पास सिनेमा हॉल थे और वो बेचना चाहते थे, क्योंकि उनके सिनेमा हॉल की कीमत 100 गुना ज़्यादा बढ़ गई थी, तो 100 गुना ज़्यादा बेचना चाहते थे। सेंट्रल गवर्नमेंट और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ये रोक लगा रखा था कि सिनेमा हॉल नहीं बिकेंगे, क्योंकि जनता के मनोरंजन का पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है। अगर आपका मन उबता है, घर में कुछ भी होता है या बाहर होता है, तो आप सिनेमा हॉल में चले जाते हैं, अपने मन का हीरो हीरोइन देख के आप खुश हो जाते हैं। सिनेमा जगत से कौन नहीं जुड़ा? माननीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी साहब भी एक बढ़िया सिनेमा देखने गए थे, माननीय लालकृष्ण आडवाणी साहब भी पूरे सब परिवार सिनेमा देखने गए थे। कौन नहीं देखता है? सभी हैं। सिनेमा चलचित्र जगत है, थिएटर है, ड्रामा है। आपने देखा नहीं, डर्टी पिक्चर में हीरोइन ने क्या कहा, विद्या बालन ने, कि आई एम इंटरटेनमेंट, मैं इंटरटेनमेंट हूँ और सिर्फ इंटरटेनमेंट हूँ। ये सिनेमा हॉल की आवाज़ है, विद्या बालन की आवाज़ नहीं है। वो बोल रहा है कि मैं इंटरटेनमेंट का एक साधन हूँ। डांस होने लगता था जो है पूरा समय, ये सिनेमा हॉल में सीटी बाजी और स्टेज पर चढ़ के डांस होने लगता था, ये होता था, ये कौतूहलता थी। सिनेमा हॉल के कितने ब्लैकियरों का भी घर डूब गया जो 100-50 कमा लेते थे। मूंगफली बेचने वाला, दाना बेचने वाला, खाना बेचने वाला, अंडा बेचने वाला, बंडा बेचने वाला, ये सब का गला जो है जवाहर सेठ ने दबा दिया। एक तो देसी शराब की दुकान चला चला कर इस कमीने ने तमाम घर तबाह कर दिए। 28 नरसंहार इसने सोयपुर में कराया जमीन लूटने के लिए राजभरों का। खैर, मैं फिर बताना चाहता हूँ कि आप जाकर देखिए कि जहाँ पर रात तक दिन लगता था,
इतनी भीड़ होती थी, हर पार्टी के नेता वहाँ उपस्थित होते थे और आपस में राष्ट्रीय स्तर की बातें, प्रदेश स्तर की बातें करते थे। खैर, गला घोट दिया जवाहर जायसवाल ने, और जब जवाहर जायसवाल ने गला घोटा, कैसे घोटा, अब उन्होंने 1996 से लेकर 1998 तक एच.डी. देवगौड़ा साहब की सरकार थी। माननीय एच.डी. देवगौड़ा प्रधानमंत्री थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री भारत सरकार, और उनके अंडर में थे रक्षा मंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव, समाजवादी पार्टी के अलंबरदार नेता और समाजवादी सोच के प्रणेता माननीय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के चेला, डॉक्टर जयप्रकाश नारायण के चेला अपने को कहने वाले, ये जवाहर जायसवाल जैसे आदमी को टिकट दे दिया उन्होंने। बड़ी दुख की बात है। अतीक अहमद का टिकट काटा गया है, बहुत अच्छी बात है। अखिलेश यादव ने काटा है, बहुत अच्छी बात किया, लेकिन मुलायम सिंह ऐसे ऐसे लोगों को प्रश्रय देते थे। डीपी यादव, जहाँ देखिए 50 केस चलो लड़ो, कोई बात नहीं। तो ये तमाम सिनेमा हॉलों खरीदने वाले लोगों का एक सिंडिकेट बनाया और नेताजी के पास पहुंचा दिल्ली बात करके, सबको लेके, और नेताजी ने कहा ठीक है, सिनेमा हॉल बेचने का परमिशन मैं पास करा देता हूँ, प्रधानमंत्री से बात करके पास करा देता हूँ, तुम ऐसा है पार्टी फंड का व्यवस्था। जवाहर जायसवाल ने कहा कि आपको 1000 करोड़ हम देंगे पार्टी फंड में। बस फिर मामला क्या था, फिर धड़ाधड़ सिनेमा बिकने लगा। प्रकाश टाकीज के बाद शिवम सिनेमा था लंका में, वो बिक गया। प्राची सिनेमा था प्राची सिनेमा नई सड़क पर था, इसको ब्रजेश सिंह ने ज़बरदस्ती बिकवाया, अबू आजिम ने खरीदा। दाऊद इब्राहिम का पैसा बनारस के अंदर कितना लगा है अबू आजिम के थ्रू, इस बात को भी ईडी के अधिकारी संज्ञान लें। जो जांच चल रही है अबू आजिम के खिलाफ, उसमें ब्रजेश सिंह को भी सम्मिलित करके देखें। ब्रजेश सिंह जब जेल में था 4 साल 5 साल पहले की बात है, कम से कम अबू आजिम हर हफ्ता 50 बार जेल में जाके मिलता था। क्या करने मिलता था? बम्बई को कब्जा करने के लिए ब्रजेश सिंह का सहारा लेना। अब ब्रजेश सिंह ने भी अपने लड़के को उनके साथ लगा दिया, सिद्धार्थ सिंह को। बम्बई में आप पूरा ठेका टेंडर और सब कुछ देखो, बिल्डर जमीन कब्जवाओ, बिल्डर बनाओ, सस्ता में लो। अब पीछे से दाऊद इब्राहिम कास्कर का हाथ, जिसके साथ 2 मुकदमों में ब्रजेश सिंह जो है मुलजिम है। जे हॉस्पिटल कांड में सह-अभियुक्त हैं, और रघुनाथ प्रधान की हत्या गुजरात में हुई, अहमदाबाद में कोतवाली के सामने, उसमें भी दाऊद इब्राहिम नेम्ड हैं ब्रजेश सिंह के साथ। ठीक है, और इतना ही नहीं, ब्रजेश सिंह का जब दाऊद इब्राहिम ने जे कांड के बाद जब ब्रजेश सिंह को बुलाया और सुभाष ठाकुर को भी बुलवाया और त्रिभुवन सिंह भी गए थे, नरेंद्र सिंह मामा जो 2 लाख का इनामी है, 30 साल से पुलिस खोजे रही है। कहाँ खोज रही है? पुलिस सो रही है कि खोज रही है? हम तो बाबा के संज्ञान में ला रहे हैं कि 2 लाख का इनामी 26 साल से फरार है, हत्या दर हत्या कर रहा है। ये लोग सब लोग कलकत्ता से ये लोग जो है बाय रोड ये लोग गए थे पाकिस्तान में, उसका था कराची में, जन्मदिन में शामिल हुए, आशीर्वाद लिए ब्रजेश सिंह पैर झुक के। अब सवाल यह है कि उसके बाद प्राची माफियाओं के हवाले हो गया। मजदा सिनेमा भी एक तथाकथित उद्योगपति, जिसका पेट अभी पैसे से नहीं भरा है, और BMW से चलता है टॉप मॉडल से, वो आदमी जो है मजदा सिनेमा खरीद लिया दिन दहाड़े। ये इंटरटेनमेंट की हत्या होने लगी। नागरिकों के जो इंटरटेनमेंट का जो उनको हमारे संविधान से पावर मिला है, हमारे चलचित्र जगत से पावर मिला है, उसका भी गला घोटने का काम इन लोगों ने किया। सरस्वती सिनेमा बिक गया, दीपक सिनेमा बिक गया, चित्रा बिक गया, यमुना बिक गया, राधा बिक गया, गुंजन सिनेमा बिक गया, विजया सिनेमा बिक गया, गुंजन सिनेमा बिक गया, विजया सिनेमा बिक गया, ललिता सिनेमा भी बिक गया, और वो भी एक कबाड़ी के हाथ बिक गया। डब्लू कबाड़ी, हर पार्टी टिकट दे रही, भाजपा को छोड़। डब्लू कबाड़ी ने ललिता सिनेमा को का फंदा खींच दिया, और ललिता सिनेमा जो फंदे पर लटक के शहीद हो गया।
और आज तक जो जगह थे, कितने लोगों का घर डूब गया, गरीबों का, जो उससे जीते खाते थे। पद्मश्री टिकट सिनेमा भी बिक गया, और पद्मश्री बिक गया, भगवती बिक गया, और अभय टाकीज बिक गया, शिल्पी बिक गया, खोजवा में था उपाध्याय जी का, पुष्पराज शिवपुर भी बिक गया, सब माल बन रहे हैं। कपूर टाकीज बिक गया, टकसाल सिनेमा बिक गया, एनडी जेड्डी, इस साला कौन नाम है बे? एनडी जेड्डी, एनडी का मतलब नारायण दास, जेड्डी का मतलब जगदीश दास। अरे कितना सारे पैसा कमाएगा रे? तुम लोग के पीछे सारा ईडी क्यों नहीं लग रहा है, सीबीआई क्यों नहीं लग रहा है? तुम लोग के खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका करना पड़ेगा, लिस्ट बना के। एनडी जेड्डी वो ले लिया, एनडी जेड्डी वो ले लिया, एनडी जेड्डी। ब्रजेश सिंह के बल पर ये लेते हैं ये लोग, जमीनें खाली कराते हैं, माफियाओं के बल पर ये लोग जमीनें खाली कराते हैं। ऐसे ऐसे एनडी जेड्डी को भी देखना है, बहुत बड़ा नाम है एनडी जेड्डी, देखेंगे एनडी जेड्डी को। और उसके बाद देखिए कपूर टाकीज घौसाबाद बिक गया, टकसाल सिनेमा नदेसर बिक गया, कामाक्षी सिनेमा बिक गया, सुशील सिनेमा बिक गया, भागीरथी सिनेमा बिक गया, आनंद मंदिर भी बिक गया, नटराज सिनेमा बिक गया। और नटराज सिनेमा को प्राप्त करने के लिए मुन्ना बजरंगी से जो एनडी जेड्डी के लोगों ने सोर्स लगाया था, वो सिनेमा हॉल हमको चाहिए, आप दिलवा दीजिए। उनके प्रतिनिधि गए थे जेल में सुल्तानपुर, और मुन्ना बजरंगी ने, सॉरी सुल्तानपुर कह रहे हैं, और मुन्ना बजरंगी उस समय खजुराहो में था। मुन्ना बजरंगी ने जब लक्ष्मण सेठ को हड़काया तो वो समझ में नहीं आया उनको, तो जान गया कि नहीं बेचेगा, हमारी बात नहीं मानेगा, सस्ता पस्ता कैसे कोई दे देगा भाई। वो जौनपुर से आए थे, सिनेमा हॉल उनकी कमाई थी, धड़धड़ा के जो है लहुरा भी रोड पर जो है पहुंचा उनके घर। उनकी वाइफ ने दरवाज़ा खोला, सब पिस्टल सटा दिए, लड़का उड़का सबको, बच्चों को पूछा इशारे से कहाँ हैं। उनकी वाइफ ने कहा बाथरूम में नहा रहे हैं। कहा चुप रहो। बाथरूम से निकलने का इंतजार हो रहा था, 5 मिनट में बाथरूम से तौलिया रगड़ते हुए लक्ष्मण सेठ बाहर आए, देखते घबरा गए। कहे क्यों लक्ष्मण सेठ, तो सिनेमा हॉल नहीं बेचेगा ना? ले धड़ 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 धड़। वो थे, उनके साथ कृपा चौधरी था, उनके साथ तमाम जो उनके गैंग के थे, प्रीतम सिंह, श्रीतम सिंह, सब थे वही में, अन्नू त्रिपाठी, बाबू यादव, सब थे। हत्या कर दिया गया नटराज सिनेमा को लेकर, और हड़प लिया गया नटराज सिनेमा भी। और उसके बाद आप देखिए एक सरीन ग्रुप है यहाँ, ये थापर समूह के, थापर ग्रुप के ससुर यहाँ के मैनेजर बनाए गए थे। तो कौन संजय सरीन, तो भंजय सरीन, तो मंजय सरीन, न जाने कौन कौन सरीन है ये कहाँ के सरीन हमको तो पता नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि इनसे बड़ा पापी कोई नहीं है। ये रुपयों की खेती करते हैं, सोने की गिन्नी की खेती करते हैं, और ये जो है सोने के सिक्के उगाते हैं। और सरीन ग्रुप, ये सरीन ग्रुप ने मतलब क्या किया, इस सरीन ग्रुप ने भी अपना सिनेमा हॉल बेच दिया सिनेमा हॉल। मतलब बनारस की हाट, जनता की हाट जमाना पड़ेगा। और उसके बाद जो जमीन है वो आप भवन बनवाइए, कमर्शियल बनवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लाइए इधर 1000 करोड़ इधर पीछे हो गया, समाजवाद के अंदर चला गया 1000 करोड़। समाजवाद की बात करने वाले, समाजवाद की बात करने वाले कहाँ हैं? समाजवाद का अर्थ भी नहीं उनको मालूम है ठीक से कि समाजवाद का अर्थ क्या है। कब तक समाजवाद लाएंगे? बिना पूंजीवाद के समाजवाद की परिकल्पना करना बेईमानी है। और रोज तमाम उंगलियां उठाना, तमाम बात करना, हर विरोधी पार्टी लोकसभा में द्वंद्व किए हुए है, ये है वो है। उसके बाद अभी जो है 2024 में एक संशोधन, सिनेमा चलचित्र एक्ट 1952 में फिर से एक संशोधन आ गया, एक संशोधन फिर कर दिया गया कि अब सिनेमा हॉल में कोई छोटा सिनेमा बनाने की जरूरत नहीं है। बस अब रास्ता खुल गया। ऐसे लोग जो जनता के मनोरंजन के साधन को फांसी पर चढ़ाते हैं, ऐसे लोगों को दिन दहाड़े सरकार को फांसी दे देना चाहिए। और मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से
और हमारे लोकप्रिय नेता हैं योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, महामहिम राज्यपाल से भी मैं कहना चाहूँगा, देश की राष्ट्रपति जी से भी मेरा अनुरोध है, ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट से भी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से भी मेरा अनुरोध है कि मोदी जी, योगी जी, आप इतना मेहनत करके बनारस को क्यूटो बना दिया आप लोगों ने, सजा दिया बनारस को। रास्ते चलना मुश्किल था, गली में लोग गिर जाते थे, मनोहर का फाटक वो भी गिर जाते थे। तो आप लोगों से मैं विनम्र हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, मैं आप लोगों का बहुत सेवक आदमी हूं कि यह सिनेमा जितना बिका है इसकी सीबीआई से जांच कराई जाए और इसकी संशोधन कौन कराया उसको पकड़ा जाए और इसको फिर से सिनेमा हॉल के रूप में प्रतिष्ठापित किया जाए। जैसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जितना भी जलाशय था, जितना भी पोखरा था, जो भी पड़ गया था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, लैंडमार्क जजमेंट है ये, लैंडमार्क जजमेंट। उन्होंने ऑर्डर किया कि फिर से सरकार उसको उसी स्वरूप में लावे जिस स्वरूप का मिटाकर लोग वहां मकान बनाए। देश के अंदर तमाम मकानें गिरा दी गई, तमाम मल्टी कॉम्प्लेक्स गिरवा दिया सरकार ने, और फिर से उसको खनवा के पोखरा बनाया गया और पोखरा का खनवाई उन्हीं लोगों से रिकवर्ड किया गया। है क्या बात है। अगर इनका बस चले तो ये प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास भी खरीद लेंगे, राज्यपाल आवास भी खरीद लेंगे, डीएम का कार्यालय, डीएम का जो कैंप ऑफिस खरीद लेंगे, कमिश्नर साहब का कैंप ऑफिस खरीद लेंगे। जवाहर जायसवाल ने डीआईजी बंगला भी खरीदा था। और जवाहर जायसवाल नेट 1996 में वो सांसद था समाजवादी पार्टी से, डीआईजी का बंगला खरीद लिया डीआईजी साहब का। बताइए, डीआईजी पुलिस से भी कोई डर नहीं, वो खरीद लिया। और कन्हैया स्वर्ण कला केंद्र के मालिक ने भी आधा भाग खरीद लिया, आनंद अग्रवाल ने। ये अच्छी बात नहीं है। मैं लड़ाई लड़ा डीआईजी बंगले में 558/51, 558 और 551 मैं लड़ा। कोर्ट से सम्मन अब देखिए कब आता है, बुलाया जाता है हमको बयान के लिए। तो ये चीजें जो है ये आप लोगों के रहते अब नहीं होगा तो अगले कई जन्म में नहीं हो पाएगा। आप लोग जैसा लोकप्रिय शासक न कभी आया और न आएगा। आप लोगों के अंदर जो करुणा है, आपके अंदर जो व्यथा है, हमारे मुख्यमंत्री जी की बड़ी बहन जी तो बेचारी चाय का दुकान लगाती हैं। आप बताइए कि ईमानदार है कि नहीं। मैं शिव क्षेत्र गोरखनाथ का रहने वाला हूँ, गोरखपुर गोरखनाथ। बचपन से ये आटा लेकर अपनी मम्मी के साथ जाते थे और वहाँ हम मछलियों को खिलाते थे, बड़ी बड़ी मछलियाँ वहाँ खिलाते थे, पूरा दर्शन करते थे। ऐसा लग रहा है कि आप लोग साक्षात एकदम इस फोटो में आ गए हैं। बस न्याय और सिर्फ न्याय के लिए मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ कि बनारस की ये जो सिनेमा हॉलें बंद हो गई, खरीद लिया गया, उनको फिर से खुलवाने का काम करें ताकि बनारस की पब्लिक अधिक से अधिक संख्या में, और सस्ते टिकट थे। अब तो माल में जो सिनेमा हॉल खुले हैं 2-4 ठो 5 गुना टिकट ले रहे हैं। इतना पैसा गरीब कहाँ से लेगा। इंटरटेनमेंट तो जो है सबसे ज़्यादा गरीब करता है, मेला सबसे ज़्यादा गरीब देखने जाता है। और आप लोग जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। आप लोगों से ही मांग है, आशा और विश्वास करता हूं कि इस पर भी आप लोग कोई ना कोई जांच कमेटी बैठा के और इसको देखना जरूरी हो गया है। और मैं अपनी बाड़ी को विराम देने से पहले, हमने माफिया, ब्यूरोक्रेट्स, आतंकवादी और के खिलाफ मैंने न्यायिक तेरा दास माँ डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, न्यायिक तेरा दास माँ। दूसरा, भारतीय लोकतंत्र, राजनीति और आतंकवाद, इसका लोकार्पण चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे और चाहे माननीय
प्रधानमंत्री जी करेंगे, जहाँ से भी समय मिल गया, क्योंकि हमने इन्हीं लोगों से प्रेरणा लिखकर ये किताब लिखी है। आतंकवादियों के खिलाफ हमने तमाम जनहित याचिकाएं कर रखा है। आप ही लोगों से प्रेरणा लेकर आतंकवादियों के खिलाफ लड़ने की क्षमता रखते हैं। इनसाइड स्टोरी इन जेल। जेल के अंदर जो बड़े बड़े माफिया हैं और वो गरीबों का शोषण करते हैं, बुरी तरह से जेल प्रशासन शोषण करता है। मैंने नैनी जेल के तत्कालीन सुपरिटेंडेंट कामता सिंह को रंगे हाथ रुपया देते हुए सतर्कता विभाग से गिरफ्तार कराया था 31 अक्टूबर 1995 को। भारतीय चुनाव प्रणाली को लेकर मैंने ये किताब लिखा, चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त। मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले महात्मा गांधी अमर रहें, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अमर रहें, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी अमर रहें, जवाहरलाल नेहरू जी अमर रहें, इंदिरा गांधी जी अमर रहें, राजीव गांधी जी अमर रहें और बिस्मिल्लाह खान साहब भी अमर रहें और भारत के संविधान की जय हो, भारत के संविधान की जय हो, भारतीय संविधान की जय हो। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की जिंदाबाद। लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ को भी की जिंदाबाद। सरदार भगत सिंह अमर रहें, राम प्रसाद बिस्मिल जी अमर रहें और अमर रहें। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए जनता जनार्दन से, खासतौर से नौजवानों से मुझे बड़ी उम्मीद मिली है। नौजवानों ने मुझे जगाया है और मैं बताना चाहता हूँ अपनी प्रिय जनता को कि एक माफिया से लड़ना बहुत दुष्कर कार्य है। मैं एक माफिया से क्या कई माफियाओं से लड़ा हूँ और लड़ते 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 इस स्थिति में आ गए कि हमारी दुकान भी बेचनी पड़ गई, लेकिन कोई साथ तक नहीं दिया। हमको अखबार में निकलवाना पड़ गया, 1 रुपया 2 रुपया कोई दे। हाँ, दूसरी तरफ ब्रजेश सिंह अट्टहास कर रहा था, फर्जी आरटीओ RS यादव अट्टहास कर रहा था, जो परिवहन मंत्री के गाड़ी में घूमने का काम करता था, लूट लिया पूरा। हाँ, तो इन माफियाओं से लड़के पार पाना बड़ी मुश्किल है, ये आप समझ लीजिए। इनके पास एक ही चीज है, गोली बारूद तोप और आपके स्टेन गन, मशीन गन, कुल गन है। मेरे पास कुछ नहीं है, केवल ताला और चाबी है। मैं लगभग 6 साल से ऊपर हो गया मैं इसी घर के एक कोठरी में कैद रहता हूँ, क्योंकि अगर मैं मर गया तो ये माफिया भ्रष्ट नेता अपने मिशन में कामयाब हो जाएंगे। मुझे अपनी ज़िंदगी को ठीक रखना है और मुझे अधिकारियों में सबसे लोकप्रिय अधिकारी जो है अमिताभ यश साहब लगते हैं, जो एक सिंघम भी हैं। उन्होंने बड़ा बड़ा इनकाउंटर किया, ठोकिया से लेके और ददुआ तक का आतंक को ख़त्म किया, अतीक अहमद के आतंक को ख़त्म किया और साथ ही साथ हमारे लोकप्रिय DGP साहब भी प्रशांत कुमार साहब, वो भी बहुत अच्छे हैं। और हमारे सबसे बढ़िया अब तक का उत्तर प्रदेश का सबसे अच्छा अगर मुख्यमंत्री कोई हुआ जो बिंदास तरीके से जनता को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध और प्रयत्नशील रहते हैं, रात को 4-4 बजे भोर तक जागते हैं, मोदी जी भी और योगी जी भी, कि डर के मारे तुम घर में रहते हो। मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीद सकूं। मैं ब्रजेश सिंह की तरह डकैत थोड़ी हूं कि पैसा के लालच में 60 लाख रुपया लेके JJ हॉस्पिटल में गोली चला के कई नर्स और सत प्रणाम बारंबार प्रणाम करता हूं